नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विजन मैगजीन के जुलाई मंथ के करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम जो संक्षिप्त सुर्खियाँ यानी कि शॉर्ट्स में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक दिया है वो ये दिया हुआ है संसदीय समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने का सुझाव। यानी कि क्या चल रहा है न्यूज़ में, संसदीय जो समितियाँ होती हैं, पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती हैं, उनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे की जा रही है। और इसके लिए क्या दिया गया है, एक प्रपोजल दिया गया है, सुझाव दिया गया है। और क्या कहा गया है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती हैं उनका कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। तो उसका कार्यकाल बढ़ाकर 2 वर्ष करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। राज्यसभा सचिवालय पर पहले व्यापक अध्ययन में एक कार्यदल ने राज्यसभा के सभापति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। और क्या है उनकी ये सिफारिशें? स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संसदीय स्थायी समितियों, यानी कि जैसा कि आपको पता होगा, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, तो 2 तरह की समितियाँ होती हैं। एक होती है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी कि स्थायी समितियाँ, दूसरी होती हैं एड हॉक कमीशन, जो तदर्थ समितियाँ बनाई जाती है। तदर्थ समितियाँ उनको कहते हैं जो कुछ विशेष पर्पज़ के लिए कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। और स्थायी समितियाँ वो होती हैं जो प्रत्येक वर्ष जिनका गठन किया जाता है या चयन किया जाता है, जिसका जैसे लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, ये कैसी समितियाँ हैं? स्थायी समितियाँ हैं। तो ये कहा जा रहा है संसद की जो स्थायी समितियाँ होती हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए, 2 वर्ष कर देना चाहिए। क्योंकि अभी क्या प्रावधान है, प्रत्येक वर्ष स्थायी समिति बनती है और उसके जो मेंबर है वो बदले जाते हैं, प्रत्येक वर्ष उसका गठन होता है। तो उसी गठन को कार्यकाल बढ़ाकर कितना करने की बात कही जा रही है, यहाँ पे 2 वर्ष कही जा रही है। फिर क्या क्या सुझाव दिए गए? दूसरा, संसद में सीमित काल कमेटी आवर समिति शुरू किया जाना चाहिए। एक इस निर्धारित समय रिपोर्टों के विषय के व्यापक विस्तार को देखते हुए प्रमुख रिपोर्टों पर चर्चा की जा सकती है। यानी कि जो कमेटी के कार्य होते हैं उनके लिए सीमित टाइम फिक्स करना चाहिए, कमेटी आवर के नाम से एक टाइम जोड़ना चाहिए जिसमें उन कमेटी के कार्यों पर ही डिस्कशन होना चाहिए कि इस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी, इस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी, इसमें क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या इस पर काम हो रहा है कि नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में ही देखना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दी गई है। और फिर क्या कहा गया है, उद्योग और वाणिज्य पर मौजूदा समितियों का विलय कर देना चाहिए। यानी कि जो उद्योग और अभी जो वाणिज्य है उन पर अलग अलग समितियां बनी हुई हैं, उनका क्या कर देना चाहिए, मर्जर कर देना चाहिए। यानी जो कॉमर्शियल मैटर्स के लिए और जो इंडस्ट्री के लिए अभी अलग अलग कमेटी बनती हैं, उन दोनों को मर्जर करने की यहाँ पे बात कही जा रही है। साथ ही पर्यटन तथा संस्कृति भी एक नई समिति का गठन करना चाहिए। यानी पर्यटन जो टूरिज्म होता है और कल्चर, तो उनके लिए भी एक नई कमेटी बनाने की यहाँ पे बात कही जा रही है। विभागीय स्थायी समितियां यानी कि जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती हैं कि वर्चुअल बैठकें आयोजित करने पर विचार किया जाना चाहिए। आधुनिक तकनीकों के आने तथा अन्य देशों की विधायिकाओं में किए जा रहे प्रावधानों को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है। यानी कि जो प्रत्येक विभाग की जो स्थायी समितियाँ होती हैं, हर विभाग की स्थायी समितियों को बिठाकर वर्चुअल मीटिंग कराई जानी चाहिए, जिससे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और उनका जो कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। जब कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा तो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से सीखने को मिलेंगी नई नई चीज़ें, तो उनसे कार्य करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, इनक्रीज हो जाएगी। और राज्यसभा सचिवालय के लिए क्या सिफारिशें दी गई हैं? सभी रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। यानी कि जो सभी रिक्तियाँ हैं राज्यसभा की, उनको क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। सचिव स्तर के कार्यों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसमें 75% मुद्दों का निचले और मध्यम स्तर पर निपटान करना चाहिए। राज्यसभा सचिवालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 98 में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई है। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसका आर्टिकल है 98, उसमें राज्यसभा का जो सचिवालय है उसकी स्थापना के बारे में प्रावधान दिए गए। यानी कि उसी के तहत उसकी स्थापना की गई है। और अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय स्तरीय कर्मियों का प्रावधान किया गया। और आर्टिकल 98 क्या कहता है, संसद के प्रत्येक सदन के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिवालय की बात यहाँ पे कही गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का जो सचिवालय होता है उसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 98 के तहत की जाती है। और क्या सुझाव दिए गए हैं? राज्यसभा सचिवालय राज्यसभा के सभापति के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। यानी कि जो राज्यसभा का सचिवालय होता है वो किसके गाइडेंस में काम करता है? निर्देशन में, डायरेक्शन और गाइडेंस में
राज्यसभा के सभापति यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उनके डायरेक्शन और गाइडेंस में कौन काम करता है, राज्यसभा का सचिवालय कार्य करता है। राज्यसभा सचिवालय के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। यहाँ पे कार्य ही बताए गए हैं, क्या कार्य हैं राज्यसभा सचिवालय के। राज्यसभा को सचिवालय स्तरीय मदद और समर्थन प्रदान करना, यानी कि राज्यसभा को सचिवालय के जो स्तर की मदद होती है और उसका समर्थन होता है वो प्रदान करता है। संसदीय समितियों को सेवा प्रदान करना, जो संसद की समितियां होती है, कमेटी होती है, उनको क्या करना, सर्विस देना। और राज्यसभा की दिन प्रतिदिन की कार्रवाई के रिकॉर्ड प्रकाशित करना, यानी कि जो राज्यसभा की दिन प्रतिदिन की कार्रवाई होती है उसके रिकॉर्ड भी किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं, राज्यसभा के सचिवालय के द्वारा ही पब्लिश किए जाते हैं। और यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे हैं संसदीय समितियों के बारे में। संसदीय समिति का अर्थ एक ऐसी समिति से है जो सदन द्वारा नियुक्त तथा निर्वाचित या अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित की जाती है और जो उसके निर्देशन में कार्य करती है। इसका अपना सचिवालय होता है। यह सचिवालय लोकसभा राज्यसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि संसद की समितियाँ होती हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति के द्वारा नियुक्त या नामित की जाती हैं और उनका कार्य कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा का सचिवालय उनका कार्य करता है। यानी कि जो भी उनको मदद चाहिए होती है वो कौन उपलब्ध कराता है, लोकसभा या राज्यसभा का सचिवालय। संसदीय समितियां अपना प्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करती हैं। यानी कि अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 में उनके बारे में बताया गया है। संसदीय समितियों की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि जो इनकी जो सिफारिशें होती है वो कैसी होती है, सलाहकारी होती हैं। यानी किसी कमेटी ने कोई प्रावधान दिया तो कैसा माना जाता है, सलाहकारी माना जाता है। यानी संसद उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। और जहाँ पर समितियों के प्रकार बताए जो हमने अभी देखे थे, स्थायी संसदीय समितियाँ, यानी कि एक होती है परमानेंट, यानी कि स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जैसे वित्तीय समितियाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, अभी हमने देखी थी लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, और विभाग की जितनी स्थायी समितियाँ होती हैं उन सभी के बारे में बताया गया है। और फिर दूसरी होती है तदर्थ समितियाँ, एड हॉक कमेटीज बोलते हैं अंग्रेजी में उनको। तो ये क्या होती हैं, ये विधेयकों पर चयन और संयुक्त समितियाँ, यानी कि कोई जैसे कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना कोई महामारी रोज़ तो आने वाली नहीं है, स्थायी तो है नहीं, तो उस समय भी कुछ समितियाँ बनाई गई होंगी, उस समय भी कोई कमेटी बनाई होंगी, तो वो कैसी कमेटी हो गई, एक तदर्थ समिति हो गई, यानी कि एड हॉक कमेटी हो गई, क्योंकि वो एक विशेष परिस्थिति को देखते हुए, विशेष संकट को देखते हुए बनाई गई और जैसे वो संकट खत्म होगा तो समिति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसी समितियों को क्या कहा जाता है, तदर्थ समितियाँ कहा जाता है। और स्थायी समितियाँ कौन सी होती हैं, जो प्रत्येक वर्ष निर्धारित या गठित की जाती हैं, जैसे फाइनेंशियल कमेटी हो गई, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई। ये समिति क्या है, संसद की स्थायी समितियाँ हैं जिनका चयन या जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और जिनके मेंबरों का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अगर लोकसभा में है और राज्यसभा के सभापति द्वारा अगर राज्यसभा में है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेटेड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, राष्ट्रपति का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनका पद रिक्त होने जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के तहत इस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया को कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाने का प्रावधान है। यानी कि हमें क्या बताया, जब जुलाई मंथ था, जुलाई मंथ की जो मैगजीन है अभी हम कवर कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिश कब हुई है, अगस्त मंथ के लास्ट में पब्लिश हुई है, इस वजह से हम इसे अभी कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब तक क्या हो चुका है, अब तक चुनाव हो भी चुके हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा, जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो राष्ट्रपति बन चुकी हैं भारत की। तो ये उस समय की बात हो रही है, जुलाई मंथ की, क्योंकि टॉपिक जुलाई में न्यूज में आया था और तब राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होने वाला था, पूरा होने वाला था। तो राष्ट्रपति का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बारे में बताएगा और अनुच्छेद 62 के बारे में बताएगा। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है तो जो वहाँ का कर्तव्य होता है संसद का, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या कराएं, राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए चुनाव कराएं 6 महीने के अंदर, यानी जब तक कार्यकाल खत्म हो जाए उससे पहले एक नया प्रेसिडेंट चुनकर आ जाना चाहिए, यानी कार्यकाल की समाप्ति से 5 वर्ष पहले। और कौन सा अनुच्छेद बता रहा है, अनुच्छेद 62 का क्लॉज 1 है वो बता रहा है इसके बारे में। इसके तहत जो राष्ट्रपति के रिक्ति होने वाले राष्ट्रपति पद की उसको भरने के लिए। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं, यानी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, एक निर्वाचक मंडल बनता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं,
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी निर्वाचित, जिनको जनता के द्वारा चुना गया है या जो वैसे चुनकर आए हैं, जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया गया है, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट नहीं किया गया है। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्य में जो विधानसभा होती है वहाँ के जो विधायक होते हैं, एमएलए, जिनको निर्वाचित किए जाते हैं, वो इसमें वोट देते हैं। और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट देते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जो दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य विधानसभा भी है वहाँ पे, तो उनके निर्वाचित सदस्य यहाँ पर मतदान करते हैं। तो कौन कौन मतदान कर रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और फिर यहाँ पे बताया गया है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, यानी कि जो राज्यसभा होती है जिसमें 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ऐसी विधानसभा होती है वहाँ पे एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है, यानी कि एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है। ऐसे लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं आर्टिकल 331, विधानसभाओं के लिए आर्टिकल 333। और राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, यानी ऐसे सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वे, और जो राज्य की स्टेट काउंसिल होती हैं, राज्य की विधान परिषद होती है, उनके सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। और यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनाई जाती है। यानी कि यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, किसके लिए? राष्ट्रपति चुनाव के लिए। और फिर क्या बताया गया है? जो विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए आवश्यक मतों का कोटा हासिल करना होता हो, यानी कि उसको एक कोटा हासिल करना होता है, मिनिमम एक कोटा होता है, वो उसे हासिल करना होता है। और वो कोटा क्या होता है? कोटा डाले गए वैध मतों का। तो कोटा कितना होता है? जो वोट डाले गए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, कुल जो टोटल वैलिड वोट होते हैं उन वोटों का 50%, यानी 50% प्लस 1, यानी कि जैसे 500 वोट डले तो 500 वोटों का 50% कितना हो गया? 250 प्लस 1, यानी कि 251 सीट जिसको मिल जाएंगी वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। यानी कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 कोटा होता है न्यूनतम। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है? दल बदल रोधी कानून राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता। इस प्रकार निर्वाचक दलगत आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होते, यानी कि उनको ऐसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि अगर आपने राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं किया तो आपको जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, उसके अंतर्गत आपको क्या कर दिया जाएगा? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो वो प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं होते, यानी किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पर क्या बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति चुनाव कराता है। और यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं, जैसे सांसद और विधायकों के वोट के मूल्य की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। यानी कि जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और जो एमएलए होते हैं, उनके वोटों के मूल्य की, यानी वैल्यू ऑफ वोट, कैसे उनकी गणना की जाती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आम चुनाव एक तो होते हैं नॉर्मल जो जनरल इलेक्शन होते हैं, दूसरे होता है राष्ट्रपति चुनाव। तो इसमें लोग सांसद विधायक को चुनते हैं। आम चुनाव में क्या होता है? लोग क्या करते हैं? सांसद होता है और जो विधायक होता है उन दोनों का चयन करते हैं खुद प्रत्यक्ष वोट देकर। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट वोट देते हैं लोग, जनता पार्टिसिपेट करती है, और वो क्या कहलाता है? आम चुनाव कहलाता है, जनरल इलेक्शन कहलाता है, जिसमें सांसद चुने जाते हैं और विधायक चुने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है? सांसद और विधायक राष्ट्रपति चुनाव करते हैं, यानी जो सांसद और विधायक जनता के द्वारा चुने गए वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, राष्ट्रपति को वोट देते हैं। और यहाँ पे जो प्रत्येक व्यक्ति होता है भारत का, और उसकी वोट की वैल्यू भी एक ही होती है, यानी जितनी भारत के व्यक्ति हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके वोट की वैल्यू क्या होगी? एक ही होगी। यानी सब लोगों की, जिसका जो मतदान करने योग्य है उसका भी वोट वैल्यू एक रखेगा, और जो करोड़पति है उसका भी वोट की वैल्यू क्या होगी? एक होगी। और यहाँ पे क्या होता है? जो संसद होते हैं, सांसद होते हैं और जो विधायक होते हैं, उनके वोटों की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो यहाँ पे जैसे एक सांसद है, सांसदों के लिए निर्धारित कुल मत और निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या, यानी कि जो सांसद की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है?
सांसदों के लिए निर्धारित कुल मत, यानी सांसदों के लिए जो कुल मत निर्धारित किए गए हैं टोटल वो, और निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या। तो एक सांसद की वोट वैल्यू निकल आएगी। फिर जो विधायक होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, उसकी वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? राज्य की कुल जनसंख्या, यानी जिस राज्य का वो विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन निर्वाचित एमएलए की कुल संख्या, निर्वाचित एमएलए की कुल संख्या, यानी उस राज्य में कितने एमएलए क्या हैं, इलेक्टेड हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है उस राज्य की जनसंख्या में, उसके द्वारा भाग दिया जाता है और फिर उनमें 1/1000 का गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि इस समय जो वोट का मूल्य था वो कैसे था। जैसे प्रत्येक निर्वाचक संसद विधायक के वोट का मूल्य पूर्व निर्धारित होता है। प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 708 निर्धारित किया गया था। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों के मत का मूल्य घटकर 700 हो गया है। ये ऐसा क्यों हो गया था? क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा न होने के कारण एक सांसद के वोट का मूल्य 708 से घटकर कितना रह गया? इस बार 700 रह गया है। यानी कि इस बार जो चुनाव हुए हैं उनमें एक सांसद के वोट का मूल्य कितना था? केवल 700 था। पहले कितना होता था? 708 होता था। ये फैक्ट पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? जो मतदाताओं का पंजीकरण है, जो वोट देते हैं, जो मतदाता होते हैं, वोटर होते हैं, उनका पंजीकरण के संबंधित ये कुछ यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बताई गई। जैसे चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में कानूनी संशोधन और निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम 1960 में संशोधन अनुपालन में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं। यानी कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और कानूनी संशोधन और निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम यानी इलेक्टोरेट रजिस्ट्रेशन रूल 1960 में संशोधन करने की बात कही है। क्या होंगे वो संशोधन? ऐसे युवा जिनकी आयु 17 वर्ष से अधिक है वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ऐसे युवा जिनकी अभी उम्र कितनी है? 17 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है। क्योंकि 61वां संविधान संशोधन क्या कहता है? जिनकी वर्ष 18 हो जाएगी वोट देने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या संशोधन करने की कोशिश की जा रही है कि जो 17 वर्ष के हो चुके हैं, जिनकी अभी वर्ष उम्र है वो 18 नहीं हुई है, तो पहले से ही अपना वोटर कार्ड या वोटिंग लिस्ट में नाम अपना दर्ज कराने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले से ही आवेदन कर सकते हैं। और वो जिस दिन 18 वर्ष के हो जाएंगे उस दिन अपना उनका जो नाम है वो लिस्ट में आ जाएगा। बस यही यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यानी पहली बार जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है उसका ऑल इंडिया लेवल की एक मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने उनको संबोधित किया। अब होती क्या है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी किसके द्वारा बनाई गई है? यह लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 यानी कि 1987 कानून के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसके उद्देश्य क्या है? इसका जो मेन पर्पज है वो यह है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, लोक अदालतों व कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन करना। यानी कि निःशुल्क, फ्री एंड लीगल एड, जैसे कि आर्टिकल 39 आपने पढ़ा होगा DPSP का, वहाँ पर क्या बात कही गई है? सभी को निःशुल्क और सरल यानी निःशुल्क सहायता, विधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। राज्य क्या उपबंध करेगा? सभी को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सके इसका उपबंध करेगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, लोक अदालतों व कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन करना। इसके टारगेट क्या है? निःशुल्क फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी और लोक अदालत यानी पब्लिक कोर्ट्स होते हैं उनकी कानूनी साक्षरता, उनके लिए कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। और क्या इसका टारगेट है? यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने और मौलिक अधिकारों का उपयोग करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सके। यानी फ्री लीगल एड दी जाएगी, निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता दी जाएगी, सरकारी वकील दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई गरीब जाता है उसके पास अपना केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं है तो सरकार उसको क्या प्रोवाइड कराती है? एक वकील ही प्रोवाइड कराती है, क्योंकि उसको भी अपने जीवन जीने का अधिकार है, उसके भी अपने मौलिक अधिकार हैं। तो उसकी मदद नहीं करता तो सरकार उसकी मदद करती है। वही क्या होती है? निःशुल्क विधिक सहायता होती है। यानी फ्री लीगल एड उसी को कहा जाता है, यानी फ्री में सरकारी वकील प्रोवाइड कराना, ऐसे आप समझ सकते हैं। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वहाँ इसके बारे में अनुच्छेद 39 में मेंशन किया गया है। देश में कुल
676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं, यानी कि वर्तमान समय में हमारे देश में 676 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं। इसका प्रमुख जिला न्यायाधीश होता है, यानी इनका हेड जो होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। वह इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, यानी कि इन सभी जो प्राधिकरण होते हैं उनके अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ कम करने में भी योगदान करते हैं। यानी कि जो लोक अदालत होती है, पब्लिक कोर्ट्स होते हैं, उनको भी रेगुलेट करके उन पर भी बोझ कम करने में ये मदद करते हैं। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी लोक अदालत क्या है? एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, यानी कि एक अलग तरीके से, यानी कि जैसे कहीं आप कोर्ट जा रहे थे, कहीं थाने जा रहे थे, तो वहाँ आपको त्वरित तरीके से, जल्दी से और अच्छे तरीके से निचले लेवल पर भी एक वैकल्पिक समाधान है, यानी कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, विवाद भी सॉल्व हो जाएगा और आपको न्याय भी मिल जाएगा। और इसको संवैधानिक सांविधिक दर्जा है वो किसके द्वारा दिया गया? जो नालसा एक्ट था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 वाला, उसी के तहत जो पब्लिक कोर्ट है उनको सांविधिक दर्जा दिया गया। सांविधिक यानी कि जो ऐसी संस्थाएं होती हैं जो किसी कानून या विधि के द्वारा बनाई गई हैं। और संवैधानिक संस्था कौन सी होती हैं? जिनके बारे में संविधान में मेंशन किया गया है। और एक होती है संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था वो होती हैं जो न तो कानून द्वारा बनाई गई हैं और ना ही जिनके बारे में संविधान में कहीं मेंशन किया गया है, वो केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। फिर यहाँ पे बताया गया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 का जो कानून है उसके बारे में। यह कानून समान विशेषता वाले एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए बनाया गया था, ताकि कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क और बेहतर कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सकें। यानी कि उन जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको निःशुल्क और कानूनी सेवाएं बेहतर तरीके से प्रदान की जा सकें, उसके लिए कानून बनाया गया था। क्योंकि जो गरीब होते हैं, जिनके पास न्याय की पहुंच के लिए संसाधन नहीं होते हैं, उनकी मदद करने के लिए कानून बनाया गया था। और इसी के तहत अनुच्छेद 39A क्या कहता है? समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है, साथ ही सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। यानी कि जो अभी हमने देखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, वहाँ का अनुच्छेद 39A क्या कह रहा है कि समाज के जो गरीब तबका है और जो कमज़ोर वर्ग है उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की बात वो कर रहा है। और इसी में फ्री सरकारी वकील का भी प्रावधान देखने को मिलता है। फिर यहाँ बताया गया है नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत किया गया है। यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन 1987 में जो कानून बना था उसके द्वारा किया गया है। और इसके उद्देश्य क्या है? कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना। जो नालसा है उसका उद्देश्य क्या है? जो कानूनी सहायता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, और उनकी निगरानी और उनका इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अधिनियम के तहत कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों का निर्धारण करना है। यानी कि जो कानून बना है उसके तहत कैसे कैसे जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए नई नई नीति बनाना, नई नई पॉलिसी लेकर आना भी इसका कार्य नालसा का। क्षेत्रीय और विषय वस्तु आधारित क्षेत्राधिकार के आधार पर निःशुल्क कानूनी सेवाएं सहायता करने वाले प्राधिकरणों को इन्फोग्राफिक यानी कि वहाँ पर इनको दिखाया गया, जैसे कैसे कैसे जो निःशुल्क विधिक सेवा है, लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो कैसे कार्य करती है, कहाँ पे उसके जो अथॉरिटी है वो कहाँ मतलब कितने टायर में है, कितने स्तर पर देखने को मिलती है। तो जैसे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, जो सुप्रीम कोर्ट की भी क्या होती है, लीगल सर्विस कमेटी होती है। ऐसे ही उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं उसकी भी एक विधिक समिति होती है। फिर क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट की होती है, फिर हाई कोर्ट की होती है, फिर होती है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, फिर होती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और फिर होती है तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ष 2022 में नागरिकों के लिए टेली लॉ सेवा को निःशुल्क किया जा रहा है। यानी कि जो टेली लॉ सर्विस होती है उसको 2022 से नागरिकों के लिए क्या किया जा रहा है? निःशुल्क यानी कि फ्री किया जा रहा है। ये क्या होती है टेली लॉ सर्विस? तो यहाँ पे बताया गया है न्याय विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा ने कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के अनुसार नालसा प्रत्येक जिले में केवल टेली लॉ कार्यक्रम के लिए 700 वकीलों की सेवाएं प्रदान करेगा। यानी टेली लॉ कार्यक्रम के लिए 700 वकीलों की सेवाएं प्रदान करेगा। कौन करेगा? नालसा करेगा। पैनल में शामिल ये वकील रेफरल वकीलों के रूप में भी काम करेंगे। यानी कि जो पैनल में शामिल वकील होंगे वो रेफरल जो वकील होते हैं उनके रूप में भी काम करेंगे। ये मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विवाद से बचने में सहायता करेंगे। यानी कि वही जो विधिक सेवा प्राधिकरण का टारगेट होता है कि कैसे भी करके जो मुकदमा है उसको निचले लेवल पर ही ख़त्म किया जाए। यानी मुकदमा चले ही नहीं, जो मामला है वो ज़्यादा आगे ना बढ़े, जिससे क्या होता है मेंटल टॉर्चर होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है, फिजिकली यानी कि सब कुछ लॉस होते हैं। उससे हमारी देश की संपत्ति है उसका भी हास होता है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए निचले लेवल पर विवादों को क्या कर दिया जाए, समाधान कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और इसी से बचने के लिए यहाँ पे टेली लॉ सर्विस देने की बात कही जा रही है और 700 वकीलों की सेवाएं वहाँ पे प्रदान की जाएंगी। और वो क्या करेंगे, उस डिस्प्यूट को निचले लेवल पर मदद करने में मदद करेंगे, यानी उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। टेली लॉ पहल वर्ष 2017 में विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग ने शुरू की थी। यानी कि इस पहल को जो लॉ मिनिस्ट्री है हमारी उसके द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। यह पहले एक विश्वसनीय और कुशल इंटरनेट इंटरफेस प्रदान करती है। यह मुकदमेबाजी से पहले विवाद समाधान के उपाय भी सुझाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि जो टेली लॉ यानी कि टेलीफोन पर जो लॉ मेंबर होते हैं, जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं, उनसे मदद आप ले सकते हैं। वो आपको अप्रोच करेंगे अगर उनको पता चलेगा कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कस्टमर केयर होते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि ऐसे आपको मदद करने के लिए हर फील्ड में ऐसे ही कानूनी मदद करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, आपको समझाएंगे कि देखिए कोर्ट जाना अच्छा नहीं रहता है, आप मामला यहीं सुलटा लीजिए, वो सब चीज़ें कोशिश करेंगे। इनका मेन काम क्या होगा, मामले को वहीं पर रफा दफा करने का, जिससे मैटर आगे ना बढ़े। और मैटर आगे बढ़ेंगे तो जो जनता है, जो आम आदमी है, जिस पर जो केस बढ़ेगा उसका तो टॉर्चर होगा ही, साथ ही साथ हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वहाँ पर भी बर्डन बढ़ता जाएगा। टेली लॉ पहल कानूनी मदद मांगने वाले हाशिए पर रहे लोगों की कानूनी सहायता को अधिक महत्व देती है। यानी कि जो गरीब तबका है, जो हाशिए पर लोग हैं, उनको ज़्यादा मदद करेगी। यह 1 लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना का प्रयोग करती है। यानी कि 1 लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध टेली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने की कोशिश करती है। इन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से यह पहल पैनल में शामिल वकीलों द्वारा लोगों को कानूनी सलाह उपलब्ध कराती है। यानी कि आप वहीं पे कॉमन सर्विस सेंटर जाकर वकीलों से मदद ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा मैटर बन गया और अब इस मैटर में हमें क्या करना चाहिए। तो वो आपको सलाह देंगे कि आप वहाँ मत जाइए, ये कीजिए, आप यहीं से मामले को सुलटा लीजिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर है उपासना स्थल अधिनियम, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसमें न्यूज़ में क्यों बना हुआ है ये टॉपिक, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय के एक उप संप्रदाय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि जैन समुदाय के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और जो रिट थी वो दायर की गई थी, मतलब याचिका किसके तहत दायर की गई थी, अनुच्छेद 32 के तहत। इस याचिका में जैन समुदाय के एक संप्रदाय द्वारा उसी धर्म के एक अन्य संप्रदाय द्वारा अपने धार्मिक स्थानों को कथित रूपांतरण के खिलाफ उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को लागू करने की मांग की गई थी। यानी कि जो उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 है उसी को लागू करने की हमें, यानी कि जैन संप्रदाय या जैन समुदाय कोई व्यक्ति है वो उसी धर्म के एक अन्य संप्रदाय, यानी हर धर्म में अलग अलग संप्रदाय होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय होता है, शैव संप्रदाय होते हैं, ऐसे ही जैन धर्म में उसमें भी संप्रदाय होते हैं। तो एक संप्रदाय उस कानून को लागू करने की बात कर रहा है, दूसरा संप्रदाय क्या कह रहा है कि उस कानून से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी संबंध यहाँ पे याचिका गई थी। वर्ष 1991 का यह अधिनियम किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है। यानी कि जो कानून है 1991 वाला वो क्या कहता है कि जो कोई भी स्थापना उपासना स्थल है वर्ष से पहले से वो जिस रूप में था उसे अब उसी रूप में रहने दिया जाएगा। अगर हिंदू मंदिर है तो उसे हिंदू मंदिर में रहने दिया जाएगा, और जो कोई मुस्लिम मस्जिद है तो उसको मुस्लिम मस्जिद में रहने दिया जाएगा। लेकिन ये संप्रदाय क्या आरोप लगा रही है एक दूसरे पर कि वो जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म था उसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यह किसी भी उपासना स्थल के उस धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रावधान करता है जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था। जो उपासना अधिनियम 1991 का है वो क्या कहता है
कि जो उसके हस्तांतरण को तो रोकता ही है, यानी धर्म में परिवर्तन हो उस स्थल का, साथ ही वो उस स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है जो 15 अगस्त 1947 के समय उस मंदिर की या उस जगह की स्थिति थी। अगर मंदिर था तो हिंदू मंदिर था तो उस समय क्या था 15 अगस्त 1947 के समय, और अगर मस्जिद थी तो 15 अगस्त 1947 के समय क्या थी, उस स्थिति को लाने की कोशिश यहाँ पे करता है। और इस अधिनियम के क्या प्रावधान है? धारा 3 इस अधिनियम की, यह किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को पूर्ण या आंशिक रूप से एक अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में बदलने पर रोक लगाती है। वही बात है, यानी कि एक संप्रदाय का जो उपासना स्थल है उसको अब दूसरे संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और इस कानून की धारा 3 इस पर प्रतिबंध लगाती है। और धारा 4 क्या कहती है? इस अधिनियम के प्रारंभ पर 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के संबंध में किसी भी अदालत के समक्ष लंबित कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। साथ ही कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। यानी कि इसमें क्या कहा गया है? 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के संबंध में अगर कहीं भी कोई भी कार्रवाई की जाती है तो वो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी। यानी कि इसको चेंज कर दो या इसमें कोई बदलाव लेकर उससे संबंधित कोई कार्रवाई की जाती है तो उसे खत्म करने की यहाँ पे बात कही गई है धारा 4 के द्वारा। इस कानून का महत्व क्या है? इस कानून के माध्यम से राज्य में सभी धर्मों की समानता व पंथ निरपेक्षता को बनाए रखने के लिए एक संवैधानिक प्रतिबद्धता को लागू किया गया है। यानी कि जो हमारे सेकुलरिज्म जैसे सेकुलर कंट्री है इंडिया, यानी पंथ निरपेक्ष देश है, उसके जो प्रावधान है, उसकी जो स्थिरता है वो इससे क्या होती है? मजबूत होती है। यानी सभी धर्मों को संरक्षण मिलेगा, सभी धर्मों के उपासना स्थल है उनको सुरक्षा मिलेगी। तो इससे क्या होगा? हमारा जो सेकुलर का कॉन्सेप्ट है, पंथ निरपेक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा? और मजबूत होगा। और सभी धर्म कैसे रहेंगे? समभाव से रहेंगे। यह धारा भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में प्रतिगमन, पुरानी स्थिति में वापस लौटना को रोकती है। इसका मतलब है कि लोगों को प्राप्त अधिकारों को अब कोई प्रतिगमन नहीं होना चाहिए। यानी कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में, यानी कि जैसे जो स्थिति 15 अगस्त 1947 के समय थी वही स्थिति यहाँ पे मेंटेन रहेगी। ये जो कानून है वो इस बात को मजबूती से कहता है। ये नहीं कि आज उसे मस्जिद बना दो, कल उसे मंदिर बना दो, कल उसे चर्च बना दो, ऐसा नहीं किया जा सकता। एक बार जो तुम्हारी 15 अगस्त 1947 में स्थिति थी अब वही रहेगी। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, यानी कि जो फैमिली कोर्ट होते हैं, फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आज हम इन टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं वो हम जल्दी से इनको कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट होते हैं उनमें कोई संशोधन किया गया है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लोकसभा ने हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पहले से स्थापित परिवार न्यायालयों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पहले से फैमिली कोर्ट स्थापित है उनको वैधानिक दर्जा देने के लिए एक कानून या बिल लेकर आया गया है संसद में। यह विधेयक परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करता है, यानी फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में संशोधन करता है। इस अधिनियम में परिवार और विवाह से संबंधित विवादों से निपटने के लिए राज्यों द्वारा परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो परिवार फैमिली होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट होते हैं या जो विवाह होते हैं, विवाह से मैरिज के जो डिस्प्यूट होते हैं उन सभी से संबंधित राज्य सरकार क्या कर सकती है? अपने यहाँ एक फैमिली कोर्ट की स्थापना कर सकती है। उसका प्रावधान यहाँ पे किया गया है 1984 वाले अधिनियम में। विभिन्न राज्यों में इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। यानी जो लागू होने की तारीख है उसको अधिसूचित कौन करेगा? नोटिफाइड, उसे केंद्र सरकार करेगी। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड ने इस अधिनियम के तहत अपने राज्यों में परिवार न्यायालयों की स्थापना की है। हालांकि केंद्र सरकार राज्यों में अधिनियम के अनुप्रयोग का विस्तार नहीं किया है। यानी कि वहाँ उन्होंने उसकी स्थापना कर भी दी है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने क्या नहीं किया था? उनका विस्तार नहीं किया था। तो उसके लिए यहाँ पे टॉपिक न्यूज़ में बना हुआ था। फिर है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी, उसके वो भी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि अभी उसको क्या हुए हैं? 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2019 में उसकी स्थापना हुई थी। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। इसका गठन उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा करने तथा उन्हें लागू करने के लिए किया गया था। और कब की गई थी इसकी स्थापना? शायद 2020 में इसकी स्थापना
की गई थी, क्योंकि 2019 का तो ये कानून ही है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और जो उपभोक्ता है यानी कि जो ग्राहक होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये अथॉरिटी यहाँ पे बनाई गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया है। और उससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा था, 1986, और उसकी जगह पर क्या आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियम के दायरे का विस्तार किया गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। यह निम्नलिखित के द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है। अनुचित व्यापार प्रथाओं को नियंत्रित करके, यानी कि जो अनुचित व्यापार होते हैं, जो प्रथाएं होती हैं, उनको नियंत्रित करता है। जनता के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि जो झूठे और भ्रामक विज्ञापन किए जाते हैं उन पर किसकी बात करता है, प्रतिबंध लगाने की बात करता है। और इसके पास कुछ अधिकार भी हैं, जैसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, यानी कि ऐसा तो नहीं उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। असुरक्षित वस्तु और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देना, यानी कोई भी ऐसी सेवा है या कोई वस्तु है जो असुरक्षित है उसको वापस लेने का आदेश दे सकता है। अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश भी ये दे सकता है, यानी कि ये इसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं, प्रचारकों और प्रशासकों पर दंड आरोपित भी ये कर सकता है। यह उन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए क्लास एक्शन, सामूहिक कानूनी मुकदमा शुरू कर सकता है जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, यानी अपनी तरफ से सुओ मोटो एक्शन लेके उनके लिए भी ये वर्क यानी कि जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकता है। इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, क्योंकि अभी इसको 2 वर्ष हुए हैं। आयुष दवाओं की बिक्री पर की ई-कॉमर्स संस्थाओं का परामर्श जारी है। जो आयुष मंत्रालय की दवाएं होती हैं उनकी बिक्री पर ई-कॉमर्स संस्थाओं को परामर्श जो दिया गया था वो अभी भी जारी बना हुआ है। भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम 2022 पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि इसी का प्रयास था जो भ्रामक विज्ञापन है उनके भ्रामक विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए सरकार द्वारा 2022 में निर्देश जारी किए गए थे। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फर्जी रिव्यूज़ की जांच के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित कर रहा है, यानी कि जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन हो गई, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे कुछ फर्जी रिव्यू भी होते थे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत हमने अच्छे से ख़रीदा है। तो वहाँ पे उससे क्या हो जाता था, जो ग्राहक होता था वो भ्रमित हो जाता था। तो उनको भी नियंत्रित करने के लिए फ्रेमवर्क बनाने की ये कोशिश कर रहा है। और क्या बताया गया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के किसी भी आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष अपील की जा सकती है। यह अपील आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर की जा सकती है, यानी इसके खिलाफ भी जो कोई आदेश इसने दिया था उसके खिलाफ भी राष्ट्रीय उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन के तहत इसकी जो है वो अपील वहाँ पे की जा सकती है और 30 दिन के अंदर उसका निपटान होना ज़रूरी है। एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पद रिक्त होने से 6 महीने पहले रिक्तियों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 में अनिवार्य किया गया 2019 में अनिवार्य किया गया है। स्टेट कंज्यूमर जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राज्य स्तरीय अपीलीय निकाय है। तो दोस्तों हमने जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक थे तो आज उन सभी को कवर कर लिया है, जिसमें आज हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में देखा था, परिवार जो फैमिली कोर्ट होते हैं उनके बारे में देखा था, फिर हमने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है यानी कि उपासना स्थल अधिनियम है उसके बारे में जानने की कोशिश की, फिर हमने देखा जो टेली लॉ सर्विस होती है उसके बारे में देखा, और फिर हमने जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके बारे में जानने की कोशिश की, और फिर हम जो रजिस्ट्रेशन होता है इलेक्टर्स का यानी मतदाताओं का होता है उसके बारे में देखा फिर हमने राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जानने की कोशिश की, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, फिर पार्लियामेंट की जो कमेटी होती है उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के जो टॉपिक थे अच्छे से आपको समझ आए होंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है लेकिन आज हमने सोचा था कि इन टॉपिकों को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, और आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पे पूछ सकते हैं। और जो PDF है इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।